सर, यकीनी तौर पर मामलात इस वक्त मजीद गंभीर होते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं। क्या देखते हैं सर, जंग किस तरफ जाती नजर आती है? जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए, ये जी जिस इलाके में जंग हो रही है वो एक वैसे ही बहुत वोलेटाइल इलाका है और जिस तरह की वहाँ पे कम्प्लेक्सिटी है वो आई थिंक हर आए दिन के साथ, बल्कि हर आए गुजरते हुए हर घंटे के साथ वो बढ़ती जा रही है। और जिसमें आप पोस्चरिंग देखें, आप स्टेटमेंट्स देखें जो दोनों तरफ से आती हैं, तो वो भी बहुत ही आप कह लीजिए कि इस तरह की हैं कि जिनमें आपको तशवीश जो है वो लायक होती है। क्योंकि देखें, ये हर जो भी दो एंटागोनिस्ट होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जो यूएसए का ऑब्जेक्टिव है या इसराइल का ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और जो ईरान का ऑब्जेक्टिव है वो रेजिलियंस और सर्वाइवल का है। जबकि जो यूएसए चाहता है और इसराइल चाहता है कि यहाँ पे क्योस बर्पा हो, ईरान जो है उसकी कैपेसिटी डिग्रेड हो जाए, जैसे उन्होंने पहले कहा था रिजीम जो है उस चेंज हो जाए, जो कि नहीं हो सकी। लेकिन ईरान ने, आई थिंक मैं समझता हूँ कि जी जो एसिमेट्रिक रिस्पॉन्स है उसका, जिसमें उसने एसिमेट्रिक डोमिनेंस अपनी क्रिएट कर दी है, गो कि उसका नुकसान बहुत हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो कैपेसिटी है उसकी, जो विल है, उसने ये प्रूव कर दिया है कि ईरान अभी, जैसे आपने भी कहा, कोई बहुत जल्दी किसी सरेंडर के मूड में नहीं है, नेगोशिएशन के मूड में नहीं है, क्योंकि ईरान का ऑब्जेक्टिव ये है कि जी वो सरेंडर उस वक्त करेगा, सरेंडर से मेरा मतलब है नेगोशिएशन उस वक्त करेगा जब वो उसको ये यकीन दहानी मिल जाए कि जो 1 साल के अंदर 2 दफा उस पर अटैक किया गया है ऐसा दोबारा नहीं होगा। और वो जो एलिमेंट्स हैं जो कि जिनकी वजह से उसको बार बार हदफ बनाया जाता है, जिसमें उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जिसमें उसका मिसाइल प्रोग्राम है, उसके ऊपर भी कोई कंक्रीट बात ऐसी हो, क्योंकि ईरान उसको भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो समझता है कि जिस रीजन में वो है ये उसके दिफा के लिए जरूरी है। और वैसे भी ये जंग जो है, देखिए, ये कन्वेंशनल वॉर नहीं है, ये 2 वेक्टर्स पे जंग लड़ रहा है ईरान। एक मिसाइल्स हैं और एक उसके शहीद ड्रोन्स हैं। और जो शहीद ड्रोन 136 का नया वर्जन है जो रशिया के साथ मिलकर उसने बनाया है, उसकी तो रेंज भी कोई 2000 किलोमीटर के करीब है। और वो जो उसकी टेक्निक है वो डेफिनेटली वो मिसाइल्स और उनका जो मिक्स है ड्रोन्स का, इसको बेस करके वो इजराइल पे अटैक कर रहा है। तो एक बहुत ही जी कम्प्लेक्स सिचुएशन है। कहीं पे ट्रम्प साहब बात करते हैं कि जी अब जंग के अहदाफ हमने तकरीबन हासिल कर लिए हैं और अब जंग लगता है उनकी बातों से कि खत्म हो जाएगी। फिर जो है उनके स्टेट डिपार्टमेंट की जो स्टेटमेंट आती है कि हम जो है वो एक डिसाइसिव मोड की तरफ जा रहे हैं। कभी सर, यहाँ पर एक क्वेश्चन सर आपसे ये करना चाहूंगा कि जो सारी सूरत हाल बनी, एक सुपर पावर, एक आलमी ताकत जो पूरी दुनिया पर अपना धाक बिठाए बैठी रहती है, वहां पर उसका सदर खड़ा होकर कहता है कि उसको उसने दामाद ने और बाकी लोगों ने बड़ा उसको मिसगाइड किया और उसने चढ़ाई कर दी ईरान पर। क्या आलमी ताकतें इस तरह से चलती हैं? जी, आपने सही कहा। देखिए, ये एक अमेरिका जो है, मैं समझ वॉर बहुत सारी चीजें डिसाइड करेगी। ये वॉर जो मिलिट्री डोमिनेंस थी, अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म था इजराइल के लिए, आई थिंक वो भी वंस फॉर ऑल डिसाइड कर देगी। क्योंकि अब अमेरिका के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि ये इजराइल की जंग है, हम क्यों लड़ रहे हैं, तो हमेशा से हम इजराइल को एक एज एक्सेप्शनल स्टेट क्यों ट्रीट करते हैं, उसके साथ इतनी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों है। और फिर जो उसकी मिलिट्री डोमिनेंस है अमेरिका की इस रीजन में, वो भी देखें बहुत क्वेश्चन उसके ऊपर उठ रहे हैं। क्योंकि अपना सारा माइट के बावजूद वो जो उनका ख्याल था कि 2-3 दिनों में या 4 दिनों में वो एक रिजीम चेंज हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी उसकी सारी मिलिट्री कैपेसिटी, और एक नई एक वेव उठेगी, और उसके बाद वहां पे उनकी जो गवर्नमेंट आ जाएगी और वो वहां से हाथ साफ करके और एक नया सेटअप। जी, प्रॉब्ली शायद वेनेजुएला समझ लिया था। लेकिन देखें, अक्सर में जो जितनी जो आप कह लीजिए जो कोरिलेट्स ऑफ वॉर होते हैं, वो सारे के सारे जब आप अपनी एप्रिसिएशन करते हैं तो उसमें डालते हैं। लेकिन जो जिस तरह आप कह रहे हैं कि जो इतने इम्पल्सिव हों, जो नार्सिसिस्ट हों, और जो मतलब एक सुप्रीमेसिस्ट अगर प्रेसिडेंट हो, तो वो फिर ज्यादा सोचते नहीं है, क्योंकि उनकी नेशनैलिटी जो होती है वो अपनी एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस है उसके साथ होती है। तो फिर आई थिंक उसकी तो वही उसी तरह की लोग भी फिर
सर उसका तो थॉट प्रोसेस किसी हद तक हो गया, किडनैप्ड हो गया, जो कुछ हो गया, सर उसके पीछे भी तो पूरी एक रियासती मशीनरी है जिसने काम करना है, वहां पर फौजी जर्नल्स हैं, बाकी लोग हैं, क्या उनका भी दिमाग सारे का सारा इसी तरह से हाईजैक हो चुका? देखिए जी, अमेरिकन प्रेसिडेंट क्योंकि सुप्रीम कमांडर होता है जी, और फिर जो उसके साथ जो उनके जो सेक्रेटरीज हैं, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन रिलेशंस, बाकी सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस, और जो सारे लोग हैं जो उनकी कैबिनेट का हिस्सा हैं, डेफिनेटली वो तो सारी पॉलिटिकल फिगर्स हैं, वो आप खुद ही चुनते हैं। फिर जो जर्नल्स हैं, जाहिर है डेफिनेटली जी उनकी तरफ से टेक्निकल इनपुट आती है। अमेरिका तो वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क जो है, न्यूयॉर्क तो फाइनेंशियल थिंक टैंक्स, और वॉशिंगटन डीसी जो है वो जियो पॉलिटिक्स के और जियो स्ट्रेटेजी की जो थिंक टैंक्स हैं, उसका पूरी दुनिया का गढ़ है। वहां पे तो बहुत रिसर्च होती है, और आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने वो जो कोरिलेट्स ऑफ वॉर है उन पे काम नहीं किया। ईरान की सोसाइटी को नहीं जानते, वो ईरान के कल्चर को नहीं जानते। 2000 साल से उनको नहीं पता कि ईरान किस तरीके से एक नेशन जो है फॉर्म हुई है, ये आप नहीं कह सकते। लेकिन उसके बावजूद जो डिसीजन मेकिंग है वो तो एक चीज सुप्रीम कमांडर के हाथ में होती है। और मैं समझता हूँ कि वो इस तरीके से जब आप डिसीजन ये गलत ले लेते हैं जी, तो फिर आपको, क्योंकि अब वही आवाजें जिनकी आप बात कर रहे हैं, वहां पे वही रिजेंटमेंट आ रही है जी, वहीं पे वो बात, यही बातें हो रही हैं जो जिसकी तरफ आपने इशारा किया जी। जी जी ठीक। अच्छा उस्मान अहमद भट्टी साहब, सर ये जो सारा मामला आप जिस तरह जाते देखते हैं, कुछ मामलात यहां पर यह भी आते हैं कि पाकिस्तानी जहां पर गवर्नमेंट की सूरत हाल नजर आती है, क्या हमारे मुल्क में इतनी सी भी कैपेसिटी नहीं रह गई कि हल्की सी कोई फ्लक्चुएशन हो दुनिया में, गो के एक बहुत बड़ा वाकया हो गया है, लेकिन सारे का सारा बोझ आवाम पर आ जाएगा, तो फिर हुकूमत किस काम की कि जो उसके अंदर इतनी भी जो है वो एक आप समझ लें कि हल्के फुल्के शॉक्स बर्दाश्त करने की कुव्वत ही नहीं है कि सब कुछ आवाम पे ट्रांसफर कर दिया जाए? कैनी साहब थैंक यू, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है कि ये जो पेट्रोल की प्राइसेस हाइक हुई हैं, आवाम परेशान है, मगर आप ये देखें कि इंटरनेशनल सिनेरियो के साथ आपने मुल्क को लेकर चलना होता है। आप अकेले तो इंडिविजुअली मुल्क को लेकर नहीं चल सकते। अब जो इस वक्त ईरान की सिचुएशन है, जाहिर है पाकिस्तान खुद तेल पैदा करने वाला मुल्क तो नहीं है। पाकिस्तान ने तेल तो दूसरे मुल्कों से ही लेना है, ईरान से आ गया, सऊदी अरब से आ गया, आप कतर से आपने LNG ले ली। तो अब देखें वहाँ पर इस वक्त वॉर की सिचुएशन है। अगर आप इंडिया से कंपैरिजन कर रहे थे कि इंडिया में जो है वो पेट्रोल की प्राइस को बढ़ाया नहीं गया, इंडिया में ऑलरेडी प्राइस जो है पेट्रोल की ज़्यादा थी। पाकिस्तान में जो है पेट्रोल की प्राइसेस को बढ़ाने के लिए जो है वो ज़्यादा प्राइस कहा गया कि 105 रुपये जो है वज़ीर-ए-आज़म को समरी भेजी गई कि आप जो है पेट्रोल की प्राइस को बढ़ा दीजिए, मगर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नहीं, इसको 50 रुपए तक रखें। देखें लेकिन भट्टी साहब आपकी बिल्कुल ये सारी बातें हम सुन रहे हैं, पिछले चंद दिनों से हुकूमत करती नजर आती है, लेकिन यहां पर सिर्फ एक क्वेश्चन जो एक मेन पॉइंट है वो ये है कि क्या अवाम इतने बेआसरा हैं कि हुकूमत उनके पीछे कुछ देर के लिए भी खड़ी नहीं हो सकती? कि अभी जंग शुरू हुई और दूसरे तीसरे रोज वहां पर ले गए सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम, कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस दिया जाता कि हुकूमत है, आपकी हुकूमत है, हम खड़े हैं, कुछ ना कुछ शॉक्स हम बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद जब मुश्किल पड़ जाएगी आप पे ट्रांसफर। आपने तो एकदम से उठा के सब कुछ अवाम पे फेंक दिया। अब अवाम वहां पे रोते बिलखते फिरते हैं जैसे उनका कोई पुरसाने हाल ही नहीं। कैनी साहब देखें, हमें उस वक्त से डरना चाहिए था अगर हुकूमत ये मैस ना लेती कि पेट्रोल पंप्स पे लाइन लगी होती और अवाम एक दूसरे का वो गिरेबान पकड़ के झगड़ रही होती कि मुझे पेट्रोल पहले चाहिए। हुकूमत ने ये इसलिए स्टेप्स लिए कि जंग का पता नहीं कि कितनी देर तक चलनी है। आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप, जिसको ये नहीं पता कि जंग जो है वो अपने दामाद के कहने पर वो शुरू कर रहा है, वो खुद कह रहा है कि मेरे दामाद ने मुझे, जेरेड कुशनर ने कहा कि जंग शुरू कर दे, मुझे वज़ीर दिफा ने कहा कि जंग शुरू कर दे, उसको ये नहीं पता। अब ये नहीं पता कि वो कल को ये कहते कि मेरी बीवी ने कहा कि मुझे जंग शुरू कर दें। अब हालात जो है पाकिस्तान ने इस मैस के मुताबिक चलना है कि भाई जंग कितनी भी अगर लंबी चलती है, हमने अपने मुल्क में जो है वो क्योस की सिचुएशन नहीं लानी, पेट्रोल पंप्स पर लड़ाइयां नहीं लानी कि लोग जो है वो हुकूमत को गालियां देते फिरें। इसलिए हुकूमत जो है वो मैस ले रही है। काश पाकिस्तान में पेट्रोल जो है वो यहाँ पर भी टैंक्स होते, पाकिस्तान के पास भी तेल की फरावानी होती, मगर ऐसा नहीं है। हमने तेल किसी मुल्क से लेना है। वो दूसरी चीज़ अभी आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया, देखें हमारे पर IMF का भी प्रेशर है, हमने सब चीज़ें लेकर चलनी है। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त हालत जंग में है। आप ये देखें कि अफगानिस्तान जो है वो आपको डेली कुछ ना कुछ वो शरारत करना चाहता है, इंडिया जो है वो शरारत करना चाहता है, मगर पाकिस्तान भी, अगर ईरान और अमेरिका में जंग है तो पाकिस्तान भी हालत जंग में है। पाकिस्तान भी अफगानिस्तान और जो इंडिया के साथ इंगेज है। इस सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान ने वो मैस स्टेप्स लेने हैं कि जिससे मुल्क में शहरियों के लिए परेशानी ना हो। नो डाउट शहरियों पर परेशानी है, अवाम को मुश्किल से निकालना है, मगर सबसे पहले अगर हुकूमत मुश्किल से निकलेगी तो अवाम को कोई फायदा सोच सकेगी। ठीक है।
अच्छा करण साहब, यहां पर एक और जो चीज है, अगर यकीनी तौर पर हम देखें कि ईरान जो है ताकत के हवाले से बहुत पीछे है अमेरिका से, लेकिन जो उन्होंने एक वॉर स्ट्रेटेजी जिस तरह से उन्होंने अपनी एग्जीक्यूट की है, अब क्या समझते हैं, क्या ऐसी इंपॉर्टेंट उस स्ट्रेटेजी की डायनामिक्स हैं जो मेरे ख्याल से बाकी लोगों के लिए भी केस स्टडी के तौर पर सामने आएगी, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क और उन्होंने जिस तरह से डिसेंट्रलाइज किया अपनी पावर को और जिस तरह से उन्होंने सारी चीजों में रिस्पॉन्स दिया, तो अब क्या समझते हैं कि ये किस हद तक अब काबिल तकलीद है बाकी ममालिक के लिए? देखिए जी, मैं समझता हूँ अगर आप मिलिट्री स्ट्रेटेजी की टर्म में देखें तो तीन चीजों को उन्होंने कंबाइन करके इस्तेमाल किया। देखिए, एक हम लफ्ज यूज करते हैं हेजहॉग प्रिंसिपल। इसमें कहा यह जाता है कि द फॉक्स इज वेरी इंटेलिजेंट एंड क्लेवर एंड हैज ऑल द ट्रिक्स, बट वन बिग ट्रिक इज विद द हेजहॉग। और ये जो हेजहॉग प्रिंसिपल है, इसका मतलब ये है कि आपने फॉक्स आती है, आपको बार बार मारती है, बार बार आप पे अटैक करती है, वो अपना एंगल चेंज करता है, अपनी जो ब्रॉड सरफेस है वो एनिमी को देता है, लेकिन उससे होता कुछ नहीं है, और वो बीटिंग्स लेता है लेकिन सरवाइव करता है और रेजिलियंस शो करता है। अच्छा, ये हेजहॉग प्रिंसिपल के बारे में कहा जाता था कि जी ये जो अली खामेनाई साहब थे, वो इसको पिछले 2 डिकेड से अपनाए हुए थे। जिस तरीके से वो रेजिस्टेंस बिल्ड कर रहे थे IRGC की, जिस तरीके से उसके जो 31 प्रोविंसेस के अंदर डिफरेंट जो आप कह लीजिए डिसेंट्रलाइज कमांड, 31 प्रोविंसेस के अंदर ही 31 डिसेंट्रलाइज कमांड्स हैं, और ये IRGC को, फिर बसीज फोर्स को और अलकुद फोर्स को, ये उन्हीं का आइडिया था जिस तरीके से उन्होंने ये डेवलप किया। तो कहा यह जाता है, जो लोग इसको स्टडी कर रहे हैं, जैसे मैं अभी आपसे वॉशिंगटन के थिंक टैंक्स की भी बात कर रहा था, वो ये कह रहे थे कि अगर परफेक्टली किसी ने इस प्रिंसिपल को अपनाया है, रेजिस्टेंस बिल्ड की है, बहुत कम अपनी कैपेसिटी के साथ, बहुत कम मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ, लेकिन एक स्ट्रक्चर बना के, एक स्कैफोल्ड बना के, तो वो अली खामेनाई साहब थे। दूसरी जो बात है जी, अगर आप देखें तो ईरान ने जो डेमोन्स्ट्रेट किया है, वो आई थिंक ईरान इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने एसिमेट्रिक डोमिनेंस को डेमोन्स्ट्रेट किया। अब देखें, चाहूंगा सर आप आवाम के लिए इसको थोड़ा सा आसान अल्फाज में बता दें ताकि उनकी दिलचस्पी इसमें रहे। सर, ये जो आप बता रहे हैं आइडिया। जी, देखिए, इसका मतलब ये है कि ईरान जो है वो मिलिटरीली तो बिल्कुल ही compete नहीं कर सकता अमेरिका के साथ या इजराइल के साथ एज फार एज इक्विपमेंट और मिलिट्री वेयरविदाल, या जो आप कह लीजिए एयरक्राफ्ट, टैंक्स, मिसाइल्स, इनके अंदर। तो ईरान ने क्या किया जी, ईरान ने जो अपनी सर्वाइवल की टेक्निक से वो सारी चीजें बर्दाश्त की, अपने ऊपर अटैक्स बर्दाश्त किए, और उनको बर्दाश्त करने के बाद वो उनके जो बार बार अटैक्स हैं, उसके बावजूद उनकी विल में और उनकी जो कैपेसिटी टू फाइट है उसमें फर्क नहीं पड़ा। इसको आप कह लीजिए कि एसिमेट्रिक डोमिनेंस, हम सादा लफ्जों में इसको कहेंगे। और जो तीसरी चीज है जी, वो जो इंटरनेशनल रिलेशंस में हम कहते हैं, वो है द थ्योरी ऑफ मैच स्टिक। अच्छा, मैच स्टिक में ये होता है कि आपको पता है कि आपके पास एक माचिस की डबिया है, उस माचिस की डबिया के अंदर 30 स्टिक्स हैं जिसको आप जला सकते हैं। तो आप दुश्मन को उस पे ये आप उसको मजबूर करते हैं कि वो हर आपके हमले को रोकने के लिए एक स्टिक जलाए, फिर वो खर्च हो जाए और इवेंचुअली मैच स्टिक खत्म हो जाए। जैसे आप उनका रिस्पांस देख रहे हैं कि जितने इंटरसेप्टर्स हैं, अब इंटरसेप्टर्स जो हैं उनकी डेफिशिएंसी हो गई है पूरी दुनिया में। अब आपको पैट्रियट, एरो मिसाइल्स जो हैं वो बहुत ही अमेरिकन और जो बाकी जगहों पे भी बहुत सोच समझ के इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन, इवन टोमाहाक्स, ये सारे मिसाइल्स जो हैं फौरन इमीडिएटली रिप्लेनिश नहीं हो सकते। तो आई थिंक ये जो 3 जी स्ट्रेटजीज जिस तरीके से ईरान ने इस्तेमाल की हैं, I think that was a very prudent, a very diligent display of military techniques. उस प्रोटोगोनिस्ट के लिए जिसके पास ना वेपन्स हो, जिसके पास ना इक्विपमेंट हो, जिसके पास वो सिमेट्री ना हो वेपनरी में, लेकिन जिसके पास रिजॉल्व हो और विल टू फाइट हो।